क्या आप किसी प्राइवेट मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग संस्थान में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हो सकता है कि इस साल आपको फीस में कमी दिखाई दे। जी हां, AICTE ने संस्थानों के फीस को सुनिश्चित करने के लिए बनी श्री कृष्ण समिति की सिफारिशों को अनिवार्य कर दिया है और सभी राज्यों से इसे अगले सत्र में लागू करने के लिए कहा है। समिति की सिफारिशों के मुताबिक 2 साल के MBA कोर्स की फीस सालाना 2.25 लाख या 1,71,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 1,58,000 रुपए फीस ली जा सकती है। अभी कई बड़े प्राइवेट मैनेजमेंट संस्थान हैं जो इससे कहीं ज्यादा फीस लेते हैं, तो आज हम इसी पर कर रहे हैं अपनी खास चर्चा कि किस तरीके से ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट शायद बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। अब इस फीस पे लग गया है कैप, लेकिन दूसरी तरफ देखना होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या मिलेगी। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शो में शामिल हो रहे हैं IMI के DG और IIM अहमदाबाद के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर बकुल ढोलकिया, इसके अलावा AICTE के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर R नटराजन और सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार साहब। आप तीनों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर नटराजन, मेरा पहला सवाल आपसे कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि श्री कृष्ण कमेटी को बिठाना पड़ा। अब उन्होंने कहा है कि आप इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते, कुछ 2.25 लाख रुपए आप MBA के लिए लेंगे, 1.5 लाख से कुछ ज्यादा में आपको इंजीनियरिंग करानी पड़ेगी और अब ये पूरे देश में लागू होगा। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई सर? No, you're asking why the uniform fee structure is prescribed for different types of institutions and different states. Is that right? Yes. Yeah. It's a complex equation. Now, you have to balance the number of students and the fees. The fees in Karnataka has 3 components. One is students admitted through the common entrance test, another one through private engineering colleges, and then there is a management quota for which the fees is left free for the institution. There is a prescribed percentage of students they can admit. Ultimately, the institution must be able to run the entire system, paying the AICTE pay scales and giving to the students value and value addition. There is a fee committee almost for every engineering college separately, which tries to balance the equation and then permits the institutions to charge a specific amount of fees. So ultimately what is happening is, in order to deliver education of the right quality, many additionalities have to be incorporated into the system. जी, तो ये क्वालिटी वाला ही सवाल है। मैं बकुल जी के पास जाता हूं। बकुल जी, क्योंकि 2 चीजें हैं, एक तो फीस है और दूसरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। आपने फीस पर कैप लगा दी, ये बहुत जरूरी था, लेकिन क्या कहीं इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा? लेकिन पहला जो मेरा सवाल है कि इस फैसले को आप कैसे देखेंगे कि वाकई अब इससे ज्यादा फीस आप नहीं लेंगे, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे, 2.25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज मनमानी फीस ले रहे थे। अब सबसे पहली बात यह है कि फी का संबंध क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से है, ये बात हम मानते हैं कि नहीं, ये सबसे पहली बात है। अगर हम मानते हैं कि उसका संबंध क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से है, तो ये डिफाइन कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस पे निर्भर करती है। आपका जो अच्छी तरह के फैकल्टी मेंबर्स है, वो उनकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन है, आप पे कमीशन में सैलरीज फिक्स करते हैं, उस सैलरी पे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जहां जॉब सिक्योरिटी है, जहां बहुत सारे और एंगल्स है, वहां लोग जाते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा सैलरी नहीं देंगे तो उस क्वालिटी के लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्यों आएंगे? तो प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक इंस्टीट्यूशन से 15-20% ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है। अब इस एंगल से अगर देखें तो हर एक इंस्टीट्यूशन अपनी क्वालिटी अपनी तरह से, अब जो संस्थाएं 100% प्लेसमेंट देती है। जी, बकुल जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि 15-20% ज्यादा पे करते हैं, लेकिन जो फीस का अंतर है दूसरे कॉलेजेस के मुकाबले, वो 15-20% से कहीं ज्यादा होता है, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी तक पैसा लेते हैं। देखिए भैया, सबसे पहली बात तो आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फर्क समझिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वालों के पास BE डिग्री पे भी वो पढ़ा सकते हैं, मास्टर्स डिग्री पे पढ़ा सकते हैं, PhD जरूरी नहीं है। PhD जरूरी होती है IITs में, और IIT में भी नॉन PhD की प्रोपोर्शन काफी है।
वेरेज अच्छे बिजनेस स्कूल्स की आप बात करें तो अच्छे बिजनेस स्कूल्स में मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो है, जो आईआईएम के लेवल के हैं, वहां पे 90% फैकल्टी पीएचडी होती है जी। तो अब उनकी क्वालिटी ऑफ फैकल्टी अलग है, इसीलिए तो उनकी जो प्रीमियर बिजनेस स्कूल्स है उनकी प्लेसमेंट 100% होती है, अच्छी अच्छी तनख्वाह पे कॉर्पोरेट सेक्टर में वहां जॉब मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमबीए के प्रोग्राम्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट है। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की फी उसी बेसिस पे फिक्स नहीं की जा सकती जिस बेसिस पे आप अंडर ग्रेजुएट की फी फिक्स करते हो। तो और फाइनल बात यह है कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उनको अपना कॉस्ट जी और अपना डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसका प्रेजेंटेशन करने का मौका दिए बगैर आप उसकी फी कैसे फिक्स कर सकते हैं? जी चलिए, तो इसमें एक सवाल पर्टिकुलरली जी, मैं 1 मिनट आपके पास दोबारा आऊंगा सर। मैं जाता हूं आनंद कुमार के पास जो सुपर 30 चलाते हैं। आनंद साहब, एक बात ये बताएं कि महंगे कॉलेज जो है, तो क्योंकि एजुकेशन तो यहां पर देश में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, बहुत सारे बच्चों को आप जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हें तो आप फ्री में पढ़ाते हैं, तो यहां पर जब फीस वाली बात आ जाती है, जब हायर फीस लेवल होता है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वंचित रह जाते हैं। कितना जायज था ये कि वाकई में इस फीस को आप घटाकर नीचे लाइए ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस भारी भरकम फीस के चलते शायद उच्च शिक्षा या प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, उनको मौका मिले। हाँ, बहुत अच्छा कदम है, इसका मैं स्वागत तहे दिल से करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। अब आईआईटी की बात ले लीजिए, तो आईआईटी में जो काउंसलिंग के लिए 40,000 रुपये मांगे जाते हैं और उसके लिए बैंक लोन नहीं देता है, वही तो गरीब बच्चों पर भारी पड़ जाती है बातें। और आईआईटी के तो बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट कॉलेज जो आज खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज है, कौन चला रहे हैं? ये वो लोग हैं जो पहले बिल्डर थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, राइस मिल था, और ये लोग बड़ा बड़ा कॉलेज खोल दिए, यूनिवर्सिटी खोल रहे। इनका ध्येय है केवल पैसा बनाना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई मतलब नहीं। तो मैं तो कहूंगा कि फी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी कुछ मापदंड फिक्स किया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी, बहुत अच्छा सवाल है प्रोफेसर राज। मैं नटराजन साहब, क्वालिटी आपने फीस तो तय कर दी, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या उसको भी तय नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको कोई पैमाना नहीं है आपके पास कि आप किस तरह का एजुकेशन दे रहे हैं। फीस तो आप मोटी ले रहे हैं, लेकिन क्या आप आईआईएम, आईआईटी जैसा स्तर प्रदान कर रहे हैं या दूसरे देश के बड़े कॉलेज जैसा स्तर प्रदान कर रहे हैं? क्या ये भी तय नहीं होना चाहिए? As far as the private institutions are concerned, the accreditation is being made mandatory either by NAAC for universities, deemed universities and autonomous colleges, and for by NBA for engineering colleges. Therefore, that is a threshold level of quality that they have to maintain. In order to do that, several inputs are required, several resources are required, and it is for that reason that the fees should be equated with the expenditure. In addition, there is a component called internal generation of internal revenue generation through high value addition activities like continuing education programs, industrial consultancy, research projects from which they can take the overheads and so on. Therefore, the institutions have to strive very hard to satisfy both the affordability as well as the quality, and there are measures for actually determining both of them, quality through accreditation and affordability through an analysis of the kind of students that enter the institutions. As far as the good, economically weaker students who are not able to pay the fee, there must be avenues for helping them. For example, loans are one and scholarships are another and endowments are another. Therefore, there are ways of handling this question. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो no doubt that the quality is proportional to. जी जी, मैं वही कह रहा हूं कि बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि कॉलेजेस को, प्राइवेट संस्थानों को कुछ इस तरह का रास्ता निकालना चाहिए कि आप एक बैलेंस क्रिएट करें फीस के बीच में और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बीच में। कई रास्ते यहां पर सुझाव प्रोफेसर नटराजन ने, क्या कहेंगे बकुल सर?
देखो, सबसे पहली बात कि जहां पे ये बात हो रही है, जो सवाल आप उठा रहे हैं कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे देश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट शुरू से रहा है। अब आप एक नया IIM सेटअप करते हैं जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां फैकल्टी की रिक्रूटमेंट भी अभी हो नहीं रही है, वहां पे आप 10 लाख रुपए की फी प्रोवाइड करते हैं। पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आप उसको, मैनेजमेंट स्कूल है तो 1.5 लाख का फी का स्तर रख देंगे। अब IIM में सरकार जमीन देती है, सरकार 100 करोड़ का ग्रांट देती है, जिसमें से बिल्डिंग्स बनते हैं, सब कुछ होता है, और वो लोग 10 लाख की फी चार्ज करें, और प्राइवेट सेक्टर जो खुद जमीन खरीदता है, खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, उसके ऊपर आप उसकी 20% फी कर दो। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अच्छे संस्थान है, जैसे मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली का है, या XLRI है, इस तरह के संस्था में एडमिशन मिले तो बच्चे नए IIM में जाने की जगह वहां जाते हैं। नए IIM में सीटें खाली पड़ी है और ये संस्थानों में सीटें भरी पड़ी है, फुल कोटा पे चल रही है ये सिस्टम्स। उनकी फीस हाई है, पर सामने 12 लाख 15 लाख की नौकरियां भी मिल रही है, तो रेट ऑफ रिटर्न बच्चों के लिए काफी हाई होता है, इसीलिए आते हैं। तो आपने जो पहले बात कही कि क्वालिटी के पैरामीटर्स डिफाइन करो, उस पैरामीटर पे जो खरे उतरे उनको फी चार्ज करने का फुल फ्रीडम दो, उनके ऊपर फी रेगुलेटरी कमेटी का बंधन नहीं होना चाहिए। जो बच्चे आना चाहते वो जाएंगे, नहीं जाना चाहते नहीं जाएंगे। जो क्वालिटी के पैरामीटर पे खरे नहीं उतरते उसके ऊपर आप सारे बंधन लगाओ। कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन तब होता है जब परफॉर्मेंस नहीं होता। जहां परफॉर्मेंस होता है वहां कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, वहां मार्केट फोर्सेस की बात आती है। इस बात को समझने की जरूरत है। जी चलिए, तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यही प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या फीस बढ़ाकर या कम फीस के साथ आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए रास्ता क्या होगा। ये पूरी चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी हां, अब नहीं लगेगी फीस की फांस, क्योंकि AICTE ने निर्देश कर दिए जारी। श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट के मुताबिक अब नई फीस ही अगले सत्र से लागू होगी, जहां पर कम पैसे में मिलेगा BE और MBA। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि क्या कम फीस होगी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और क्यों कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है तो उसके लिए ज्यादा पैसे लेने ही जरूरी है। तो बहुत सारा तालमेल है जिसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद कुमार साहब के पास जाता हूं, उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आनंद साहब, एक रिएक्शन आपसे लेना चाहते हैं कि क्या ज्यादा फीस ही बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का पैमाना है, या ये सोच गलत है? हमारी जो समझ है उसके अनुसार अभी ढोलकिया सर ने ठीक कहा कि अगर आप फी ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा आप प्रोफेसर्स को पे कर सकते हैं और क्वालिटी एजुकेशन आएगा। वरना क्यों हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से लोग छोड़कर आएंगे पढ़ाने, IIM से छोड़कर आएंगे पढ़ाने। लेकिन उससे भी अहम प्रश्न है कि क्या एक विद्यार्थी है, एक युवक है, उसमें काफी ऊर्जा है, वो काफी पढ़ने में बढ़िया है, मेरिट है उसमें, तो क्या पैसे के आधार पर उस पढ़ाई से वो वंचित रह जाए? इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? जो सक्षम है, जो आर्थिक तौर पर सुदृढ़ है, वो तो पे कर दे रहे हैं, लेकिन जो बेचारा गरीब है, ये सच्चाई है, जमीनी सच्चाई है कि आज IIT में अच्छे रैंक देने के बाद भी, IIM में अच्छे रैंक के साथ जाने के बावजूद भी बैंक लोन नहीं देता है, लोन देने से कतराता है। तो सबसे अहम सवाल मेरा है ये कि आखिर क्या सरकार उपाय नहीं कर सकती है प्राइवेट बड़े क्वालिटी एजुकेशन देने वाले कॉलेज में भी, कि जो आर्थिक तौर से पिछड़े उनके लिए कुछ छूट दी जाए, एक अलग व्यवस्था की जाए। जी ढोलकिया साहब, आपके पास आता हूं, तो ये तो एक प्रश्न अपने आप में ये हो गया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, बड़ी फीस का वहन नहीं कर सकते, लेकिन आप बता रहे थे कि मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना चाहिए। आपने कुछ उदाहरण दिया XLRI जैसा, जहां पर हाँ। जी बताइए, बोलिए। ये बहुत अहम मुद्दा है ये जी, और ये हमारे देश की समस्या है जिसका हल ढूंढना चाहिए। पर इसका हल कहां ढूंढेंगे? आप
बाकी सब चीजों में आर्थिक तरह से जो पिछड़े वर्ग है उनको सब्सिडी देते हैं। एजुकेशन के लिए आप सब्सिडी के बारे में कभी सोचते नहीं है। जब आप एजुकेशन की सब्सिडी के बारे में सोचने की नौबत आती है तो आप सीधा प्राइस घटाने की बात करते हैं। आप जहां फर्टिलाइजर है तो कंपनी को सब्सिडी देते हैं और मार्केट में फर्टिलाइजर कम दाम में बेचते हैं। अब यही चीज ऑयल में है, ये सब जगह पे आप ये कर रहे हैं। अब आप समझिए गैस की सब्सिडी भी उसी तरह की है। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें मेन इश्यू क्या है। एजुकेशन लोन को हमारे देश में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का दर्जा नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? अगर हम कह रहे हैं कि आर्थिक परिस्थिति जिनकी अच्छी नहीं है उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो जैसे फार्मर को बैंक लोन देती है तो उसका लोन वेवर हो जाता है, उसको 4% पे लोन मिलती है, तो एजुकेशन लोन पे 10-11% का इंटरेस्ट बैंक क्यों लेती है और उनको बिना कोलेटरल के लोन क्यों नहीं मिलती? हालांकि एजुकेशन सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होते। जी, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न जनरली। जी सो सवाल यह है कि ऐसी संस्था, बैंकों को यह चेक करना चाहिए कि किस संस्था में जाने से बच्चे का जॉब पक्का है। जी चलिए, 100% प्लेसमेंट। बिल्कुल ढोलकिया साहब, वाजिब सवाल उठाया आपने कि यहाँ पर सब्सिडी क्यों नहीं, जब हर जगह सब्सिडी देते हैं, यहाँ पर आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात क्यों नहीं करते, जबकि सबसे ज्यादा जो लोन कम है वो इसी सेक्टर में। इस पर चर्चा को आगे ले जाएंगे, लेकिन लेना होगा छोटा सा ब्रेक, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं चर्चा। जी, आप नहीं लगेगी फीस की फांस, क्योंकि AICTE का आदेश है कि अब श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक तय सीमा से ज्यादा कोई कॉलेज, खासतौर पे बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहां पर बहुत अच्छी बहस चल रही है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। प्रोफेसर नटराजन, जो बकुल साहब ने ब्रेक से पहले बात उठाई कि देश के अंदर जिस तरह से आप हर जगह सब्सिडी दे रहे हैं, एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जिंदगी आपकी उससे बनती है, वहां पर किसी तरह की सब्सिडी का कोई यहां पर प्रावधान नहीं है। 11% का एजुकेशन लोन मिलता है आपको, और वो भी बहुत मुश्किल से। In addition, there are two other avenues. One is the education cess, which is charged at about 2% or whatever, and then the CSR component from the corporate sector. Both of these are additional inputs which should be targeted towards high-quality institutions. Now, quality is not free, although there is a book which says quality is free. But because quality requires resources of different types, and to create these resources, to get talented people to the teaching profession, you have to spend money, and for which you're charging the students. Now, here there is one other issue. In Australia, for instance, there is a deferred repayment of loans. I understand India is also thinking about this. AICTE is thinking about this. Therefore, it is and Dr. F.C. Kohli is a firm believer in the fact that the beneficiary should actually bear the expenses. Now, subsidy as such to the education sector, I'm not very sure if it will ever happen. There are indirectly subsidies given to the educational institutions, definitely to the IITs and the IIMs, and also to private institutions in terms of some of the benefits. For example, they get concessions on customs duty exemption and things like that. Right. However, in order to create quality and on a sustainable basis, you have to expend resources either from the individual or from the institution or from the state. चलिए, तो रिसोर्सेज बढ़ाने ही पड़ेंगे। लेकिन प्रोफेसर ढोलकिया, एक प्रश्न जो मैं मूल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने उदाहरण देके कुछ नाम बताए थे और कहा था कि देखिए कितनी क्वालिटी एजुकेशन है, लड़का निकलेगा यहां से तो स्टूडेंट निकलेगा तो 15 लाख कमाएगा। लेकिन ये तो कुछ बड़े नाम हो गए सर, इनके पीछे कई सैकड़ों नाम हैं जो उतना स्टैंडर्ड देते नहीं, लेकिन फीस बहुत बड़ी बड़ी ले रहे हैं, इनसे भी ज्यादा फीस ले रहे हैं। क्या ये उस हिसाब से सही कदम है ना? तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप क्वालिटी का प्रमाण बनाइए, पैरामीटर्स बनाइए। आप नटराजन साहब ने एक बात कही कि एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन को ज्यादा फी, क्योंकि एक्रेडिटेशन एजेंसी जो है वो क्वालिटी असेस करती है, पर ये जो फी रेगुलेटरी कमेटी ने क्या किया है कि अगर आप एक्रेडिटेड है तो आप 20% ज्यादा चार्ज कर सकते हैं।
मैं समझता हूं कि एक नॉन एक्रेडिटेड और एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी में इतना फर्क होता है कि इवन 100% डिफरेंस विल नॉट जस्टिफाई। तो कम से कम ये जो फी रेगुलेटरी कमेटी ने 20% का प्रीमियम रखा, वो मेरे ख्याल से 100 या 150% का प्रीमियम होना चाहिए कि अगर आप एक्रेडिटेड है तो आप डबल फी ले सकते हैं, नहीं है तो नहीं ले सकते। पर इसके अलावा जितने एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनका परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और इसलिए हमें कैटेगराइजेशन की जरूरत है कि ए कैटेगरी इंस्टीट्यूशंस विच आर एक्रेडिटेड उनका फ्रीडम टोटल होना चाहिए। जो ए कैटेगरी में एक्रेडिटेड नहीं है उसका अलग होना चाहिए। एक्रेडिटेड तो मतलब हमें हायरार्की बनानी पड़ेगी। जी, जो बात हम इनफॉर्मली जानते हैं कि सारी संस्थाएं एक सी नहीं होती, वही बात को हमें फॉर्मली एक्नॉलेज करके तो एक फॉर्मल सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर फीस तो आपने रेगुलेट कर दी, लेकिन उसके साथ क्वालिटी को भी रेगुलेट करना पड़ेगा, और तभी हम देखेंगे कि जो शिक्षा है, जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें और साथ में जो फीस स्ट्रक्चर एक बैलेंस आता हुआ दिखाई देगा। समय चूंकि समाप्त हो रहा है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का हम धन्यवाद करेंगे और सभी दर्शकों का भी कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए। नमस्कार।